नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। बात करें एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज की, तो उस सीरीज का ये 12वां वीडियो है। इससे पहले 11 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी के ही नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहाँ से जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या इसमें प्रोसेस होती है, उन सारे बिंदुओं को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर श्वसन होता क्या है। तो जो श्वसन या रेस्पिरेशन होता है, ये हमारी कोशिका के स्तर पर होने वाली एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारा जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और उससे हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही साथ इसमें जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है। मतलब कोशिका के स्तर पर होने वाली एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है जिसमें हमें ऊर्जा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। साथ ही इस प्रक्रिया में हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम एटीपी के रूप में स्टोर कर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होती है उसको हम वापस से वातावरण में बाहर छोड़ देते हैं। अब बात करें श्वसन की प्रक्रिया में शामिल चरणों की, तो श्वसन प्रक्रिया में हमें 3 चरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद हमें गैसों का परिवहन देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। उसके बाद हमें देखने को मिलता है अंतः श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन, जो हमें कोशिका के स्तर पर देखने को मिलता है। अब चलिए इन तीनों के तीनों प्रोसेस को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तो हमारे शरीर के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन को श्वास के माध्यम से शरीर में अंदर लेना, साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बनती है उसको हमें वातावरण में वापस छोड़ना, ये प्रोसेस कहलाती है बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये जो सारी प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेने देने की, ये हमारे फेफड़ों में या लंग्स में संपन्न होती है। इसलिए इस प्रोसेस को हम फुफ्फुसी श्वसन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और क्योंकि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को गैसीय विनिमय या गैसियस एक्सचेंज का नाम भी दिया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं हमारे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। अब हम बाह्य श्वसन की प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर इसमें होता क्या क्या है। तो इसमें हमें 2 प्रोसेस देखने को मिलती है। सबसे पहली होती है श्वासोच्छ्वास, जिसको बोलते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथिंग होती है जिसमें हम इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब हवा को अंदर लेते हैं, और एक होती है एक्सपिरेशन जिसमें हम हवा को बाहर छोड़ते हैं। और दूसरा होता है गैसों का विनिमय या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये 2 प्रोसेस होती है जिनको हम कंबाइन मिलाकर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास की। तो ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास का सामान्य सा मतलब ये होता है कि वातावरण से वायु को श्वसन मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर लेना और वापस इसको बाहर वातावरण में छोड़ना, ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीथिंग या श्वासोच्छ्वास। ये जो प्रोसेस होती है सांस लेने की, इसमें हमारी जो रिप्स होती है, जो हमारी चेस्ट में पाई जाती है, और उनकी जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी हमने बात की थी कि हमारी ब्रीथिंग में 2 प्रोसेस देखने को मिलती है। एक होती है इंस्पिरेशन या निश्वसन। इंस्पिरेशन का सामान्य सा मतलब होता है कि वातावरण से वायु का शरीर के अंदर फेफड़ों में पहुंचने की क्रिया, वो कहलाती है निश्वसन या इंस्पिरेशन। और इसका ऑपोजिट होता है उच्छ्वसन या एक्सपिरेशन। मतलब निश्वसन हमने कर लिया, हवा को हमने अंदर ले लिया, उसके बाद हमारे शरीर में जो प्रोसेस हुई उसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर के अंगों से वातावरण में बाहर निकालना, वो प्रोसेस कहलाती है उच्च श्वसन या एक्सपिरेशन। अब ये दोनों जो प्रोसेस होती है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसमें हमारी बॉडी में जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट होता है, इसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं और उनसे हमें परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों प्रोसेस में हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंजेस ये होता है कि जो हमारी पसलियां होती है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिब्स, ठीक है, इनमें, और साथ ही साथ जो उरोस्थी होती है, जो हमारी चेस्ट बोन होती है, ब्रेस्ट बोन होती है, सबसे आगे की ओर हमारी छाती में बड़ी हड्डी जो होती है, इन दोनों में यहाँ पर खिंचाव आता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम शरीर में हवा अंदर ले रहे हैं तो उसको कुछ स्थान चाहिए होगा, उसको रुकने के लिए कुछ स्पेस चाहिए होगा। तो उसको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हमारी रिब्स और स्टेरनम में खिंचाव आता है। दूसरा चेंज देखने को मिलता है कि जो हमारी वक्षी गुहा होती है, ये जो सारा स्पेस होता है जो हमारी रिब्स से और जो हमारी बैकबोन्स होती है और साथ ही साथ जो हमारी चेस्ट बोन होती है, इनके बीच की जो कैविटी जैसा खाली स्थान होता है उसको हम बोलते हैं वक्षी गुहा। इसका आयतन बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि शरीर के अंदर हवा आ रही है, उसकी मात्रा बढ़ रही है, तो वक्षी गुहा या थोरिक कैविटी का आयतन बढ़ेगा। एक और कंडीशन यहाँ पर बनती है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें हमें निम्न वायुदाब का निर्माण देखने को मिलता है। मतलब ये जो हमारा वातावरण है, इसमें यहाँ पर हमें हाई प्रेशर देखने को मिलेगा और जो हमारे लंग्स हैं उसमें हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है। जैसा कि हमको पता है कि जो गैसेस होती है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो जब हमारे लंग्स में लो प्रेशर होगा तभी हमारे वायुमंडल से हवा हमारे शरीर के अंदर आएगी और तभी हम इंस्पिरेशन कर पाएंगे।
तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं या निश्वसन करते हैं तब उस समय हमें फेफड़ों में लो एयर प्रेशर देखने को मिलता है। और इससे क्या होगा, इसी लो प्रेशर के कारण, निम्न दाब के कारण हमारे फेफड़ों में वायु भरने लगेगी और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि बाहर का एयर प्रेशर और हमारे लंग्स के अंदर का एयर प्रेशर बराबर ना हो जाए। और एक पॉइंट यहाँ पर लिखना छूट गया है कि जो हमारा डायफ्राम होता है, जो हमारे यहाँ पर स्थित होता है चेस्ट और हमारे पेट के बीच में, ठीक है, ये इस समय सिकुड़ता है। जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीका देखने को मिलता है, जबकि इसकी सामान्य आकृति की बात करें तो सामान्य सी कुछ इस तरह की आकृति होती है इसकी, गुंबद के तरह की। बट हम हवा को अंदर ले रहे हैं तो इस पर भी प्रेशर पड़ेगा और ये सिकुड़कर अपनी आकृति को बदल लेगा। अब हम बात करते हैं एक्सपीरेशन की। तो एक्सपीरेशन की हमने चर्चा की थी कि जब हम शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम उच्छ्वसन या एक्सपीरेशन। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। वहां पर हमने देखा था कि जब हम हवा को अंदर ले रहे थे वहां पर हमारी पसलियां, रिब्स जो थी उनमें हमें खिंचाव देखने को मिल रहा है। और जब हम हवा को वापस छोड़ेंगे तो ये क्या करेंगी, ये फिर से अपने स्थान पर हो जाएगी, फिर से ये अपनी आराम की अवस्था में आ जाएंगी। और उस प्रोसेस में हमने देखा था कि हमारी जो वक्षी गुहा था उसका आयतन बढ़ रहा था और यहाँ पर हम हवा को बाहर निकाल देंगे तो इसका आयतन यहाँ पर फिर से घट जाएगा। और इंस्पिरेशन की प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो लंग्स थे उसमें हमें लो एयर प्रेशर देखने को मिला था। और एक्सपिरेशन की जो प्रोसेस है इसमें क्या हुआ कि हमने इंस्पिरेशन में हवा को अंदर ले लिया तो इससे क्या हुआ कि लंग्स में हमें एयर प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला। एयर प्रेशर वायुमंडल के कंपैरिजन में यहाँ पर बढ़ जाता है और लगभग 1 से 2 mmHg तक ये एयर प्रेशर बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ने से हमारी जो फेफड़े की हवा होगी वो बाहर निकलने लगेगी और ये तब तक बाहर निकलने लगेगी जब तक कि हमारे फेफड़े और हमारा जो वातावरण है उसका एयर प्रेशर एक जैसा ना हो जाए। और डायफ्राम की यहाँ पर बात की थी कि जब हमने हवा शरीर के अंदर ली थी तब हमारा डायफ्राम जो था ये सिकुड़ कर नीचे की ओर आ रहा था, ये कुछ फैल रहा था। और यहाँ पर हम बात करें एक्सपिरेशन की तो ये फिर से अपनी विराम अवस्था में आ जाता है, जो इसकी सामान्य अवस्था होती है गुंबद की तरह, उसी तरह के आकार में फिर से पहुंच जाता है। अब ये जो हमारी पूरी प्रोसेस होती है ब्रीथिंग की, इसमें हमारी जो वायु को हम लेते हैं और वायु को जो वापस छोड़ते हैं उसमें हमें अलग अलग गैसों की अलग अलग मात्रा देखने को मिलती है। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन तो सामान्यतः 78.09% होती है, कुछ कुछ जगह पे इसको 79% भी देखने को मिलता है। तो इसको हम जितना लेते हैं उतना का उतना ही वापस छोड़ देते हैं, मतलब जितनी मात्रा में शरीर में लिया उतना ही वापस हमने छोड़ दिया। बट ऑक्सीजन की बात करें तो जब हम शरीर के अंदर हवा को लेते हैं तब उसमें हमें 21% ऑक्सीजन देखने को मिलता है। बट जब हम हवा को छोड़ते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, तब हमें 17% ऑक्सीजन देखने को मिलता है। मतलब लगभग 4 से 5% ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ये घट जाता है। मतलब इसको क्या करता है, हमारे शरीर ने इसको यूज कर लिया और इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें स्टार्टिंग में 0.03% देखने को मिली थी, ये जब हम छोड़ते हैं हवा को, उस हवा में हमें लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर 4% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई लगभग। अब एक और फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक सामान्य वयस्क व्यक्ति प्रति मिनट लगभग 7 से 8 लीटर वायु श्वास के द्वारा लेता है व छोड़ता है। मतलब 1 मिनट में लगभग 7 से 8 लीटर वायु को हम ग्रहण करते हैं। मतलब दिन भर में लगभग 11,000 लीटर वायु हम लेते हैं। अब बात करें ऑक्सीजन की तो जो हमारा मानव शरीर होता है वो प्रतिदिन लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करता है। और एक और लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि जो बाहर से आई वायु होती है उसका फेफड़ों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विसरण या डिफ्यूजन। अब हमने बाह्य श्वसन के यह पार्ट डिस्कस कर लिया जिसमें हमने श्वासोच्छ्वास को देखा और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की या गैसों के विनिमय की। तो जो ब्रीथिंग प्रोसेस में हम हवा लेते हैं शरीर के अंतर्गत, ये हमारे फेफड़े में पहुंचती है और फेफड़ों में जो हमारी एल्वुलाई होती है, जो हमारे फेफड़ों की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, उसमें जाकर ये हवा भर जाती है। अब ये जो एल्वुलाई होती है ये कुछ इस आकार की होती है। इससे पहले का जो वीडियो था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था, वहां पर चर्चा की थी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें हमें बहुत सारी एल्वुलाई देखने को मिलती है। और ये जो एल्वुलाई होती है इनके चारों तरफ हमें ब्लड कैपिलरीज का एक सघन जाल, एक घना जाल देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक एल्वुलाई का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको रेड एंड ब्लू कलर में ब्लड कैपिलरीज का एक जाल देखने को मिल रहा होगा। तो यही होता है ब्लड कैपिलरीज का जाल जो इसको चारों तरफ से घेरे होता है। अब यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी हमारी बाहर से शरीर में हवा आती है उसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर अधिक होता है और जो हमारे शरीर के अंदर हमारी ब्लड कैपिलरीज में जो हवा होती है वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जहां पर जिस गैस का प्रेशर अधिक होता है वहां से वो कम प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि
कि एल्वुलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और जो ब्लड कैपिलरी है इसमें हमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम देखने को मिलता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो होती है ये हमारी कैपिलरीज में पहुंच जाती है, और कैपिलरीज जो होती है इनमें जो ब्लड होता है पहले से, उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पर 4% होता है। और जो बाहर से हवा आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, लगभग 0.03% होती है। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये हमारी एल्वुलाई में चली जाएगी, और यहाँ से जो ऑक्सीजन होगी ये हमारी कैपिलरीज में चली जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो गैसों का एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये किसके कारण होता है? ये इनके दाब में या इनके प्रेशर में अंतर के कारण होता है। मतलब जहाँ पर दाब अधिक होगा वहाँ से कम की ओर ये पहुँच जाएंगी, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की जो विसरण की दिशा होती है ये एक दूसरे के विपरीत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी कैपिलरीज से हमारी एल्वुलाई में चली जाएगी, और ऑक्सीजन जो होगी ये हमारी एल्वुलाई से हमारी कैपिलरीज में चली जाएगी। अब हमें श्वसन से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलते हैं। जैसे हमने बात की थी कि श्वसन के समय जो ऊर्जा मुक्त होती है वो हमें एटीपी के रूप में स्टोर करते हैं, तो उस एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो सारी प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन की, इसमें भी तो कुछ एनर्जी लगती होगी, तो इसके लिए हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। इस सारी प्रोसेस में ग्लूकोज का यूज किया जाता है, इसीलिए हम ग्लूकोज को कोशिकी ईंधन, सेल्यूलर फ्यूल या कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। और एक जो सामान्य मनुष्य होता है इसमें अगर श्वसन दर की बात करें तो लगभग 12 से 15 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 12 से 15 बार हम श्वसन करते हैं। और एक सामान्य श्वसन के दौरान प्रत्येक श्वसन में लगभग 1500 मिलीलीटर वायु हम फेफड़ों में ग्रहण करते हैं, और इसको हम बोलते हैं फेफड़ों की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, मतलब एक श्वसन में जितनी वायु एक बार में हम अंदर लेते हैं वो होती है 1500 मिलीलीटर, और इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, मतलब फेफड़ों की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया श्वसन प्रक्रिया के चरणों के बारे में, जहाँ पर हमने बाह्य श्वसन की चर्चा की। अब हम अगले वीडियो में गैसों के परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की जानकारी का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज़ आप कमेंट करके आपके रिएक्शन बताएं, आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है, कैसा भी लगा है, कुछ कमी लगी है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।